नमस्कार मित्रों। भारतीय राजनीति में समय समय पर कई बदलाव होते गए, लेकिन अगर एक बात कही जाए कि क्या कमी रह गई भारतीय राजनीति में, तो ये विकास, कई बदलती हुई व्यवस्थाएं, न्याय कानून प्रणाली एटसेट्रा, ये सब तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी कमी शुरू से ये रही कि कभी भी विपक्ष मजबूत नहीं रहा। कभी भी नेशनल लेवल पर दो ऐसी पार्टियां नहीं रही जो इक्वली मजबूत हो। जब कांग्रेस मजबूत थी तो उनके सामने कोई नहीं था, और जब आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो इसके सामने कोई नहीं है। कांग्रेस का गिरता हुआ स्तर और गिरावट शायद भारतीय राजनीति इतिहास की सबसे बड़ी हार कहिए जनता के दृष्टिकोण से, या सबसे बड़ा लॉस कहिए राजनीति में हुआ। आज आदरणीय नेहरू जी और इंदिरा जी की पार्टी होती उस मजबूत अवस्था में, तो आज भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ मामलों में इतनी निरंकुश नहीं हो पाती, उन्हें इतना सोचना पड़ता। और यही हाल है कि अगर आगे ही आने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत बनी रहे। इसी क्रम में नितिन नवीन जी ने अपनी नई टीम की घोषणा की है। आप जानते हैं, युवा नाराज हैं, किसानों में नाराजगी है, छात्र नाराज हैं, बीजेपी के यहां तक कि कोर वोटर्स नाराज हैं। ऐसे में लोगों की ये नजर थी कि ये जो नई टीम का चुनाव होने जा रहा है उसमें किस तरह का लोगों को जगह दिया जा रहा है, किस तरह की स्ट्रेटजी आ रही है। और जो ये टीम की घोषणा हुई है वो काफी हद तक बीजेपी ने ये कोशिश की है कि एक सार्थक टीम लेकर आगे बढ़ी जाए। 65 ऑफिस बियरर की घोषणा हुई है, जिसमें 51 क्लोज टू 78% जो है वो नए लोगों की तरजीह दी गई है। ये लाजमी है, 12 साल से बीजेपी सत्ता में है और सत्ता के खिलाफ काफ़ी चीज़ें हैं जो गई है। काफ़ी परफॉर्मर तो कुछ है, लेकिन नॉन परफॉर्मर की संख्या ज़्यादा है जो अपने संतोषजनक स्थिति को नहीं दिखा पाए अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में। तो जो ये 51 लोग नए घोष आए हैं, शायद ये चीज़ों को बदलने का काम करे। इसमें एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर राज्यों से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। 23 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज को भी मिला दिया जाए उसमें। तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के भी 6 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। वीमेंस के भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है, 10 लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन बाई एंड लार्ज इसको दो पार्ट में देखा गया है। तो पहले 13 लोगों को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रखा गया है, और इसमें देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को एड्रेस करने की कोशिश की है। देखिए, होता क्या है कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वो लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं कि कैसे इसको जमीन पर उतारा जाए। उतारने से पहले जो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी होती है, वो काम जो होता है वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो इसमें जो है कम से कम 5 ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस के काफ़ी नज़दीकी या आरएसएस के शाखाओं से लिए गए हैं। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया हुई, ये आरएसएस से बीजेपी में आई हुई हैं। राम माधव, ये भी हाल फिलहाल तक आरएसएस में थे और पहले बीजेपी में भी काम कर चुके हैं। तो राम माधव एक बड़ा लिंक साबित हो सकते हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय का। वर्षाबेन जो गुजरात से आती हैं, उनको शामिल किया गया है। लाल सिंह आर्जा को शामिल किया गया है इसमें। तो ये लोग, और भारती प्रवीण पवार हैं, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आती हैं। तो इस 13 में सबसे ज़्यादा तरजीह जो दी गई है उसमें आरएसएस बैकग्राउंड को दी गई है। तो यहाँ पर जो उनके कोर सपोर्टर्स के बीच जो गैप है उसको बीजेपी ने एड्रेस करने की कोशिश की है। इसमें युवाओं की भी संख्या दिया गया है, 40 साल से कम उम्र के 7 युवा शामिल किए गए हैं। ऑफकोर्स जैन जी को पूरी तरह से ना ही इग्नोर किया गया है, ना मतलब पूरी तरह से शामिल किया गया है। उनका कहना है कि जो 40 साल से कम के युवा हैं वो डायरेक्ट संवाद करें। इसके बाद जो है आगे जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरीज का जो चुनाव हुआ है जो है वो उसमें 8 लोगों को शामिल किया गया है, और उसमें एक नाम स्मृति ईरानी जी की है। तो नेशनल जनरल सेक्रेटरीज का काम क्या होता है कि वो जमीन पर संघर्ष करते हैं। जो स्ट्रेटजी प्लान बना हुआ हो उसको कैसे जमीन पर उतारा जाए, ये उनका काम हो। तो यहाँ पर वैसे लोगों को तरजीह दी गई है जिनको आइदर अपना एक्सपीरियंस हो या जमीन पर वो प्रूवेन मतलब काउंटर पार्ट का अटैक हो और
वैसी स्थिति हो जहां आपको ग्राउंड पर लाग जाकर विपक्ष को के नैरेटिव को ध्वस्त करना हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें उस तरह के लड़ाके लोगों को शामिल किया गया है। उसमें स्मृति ईरानी है, विनोद तावड़े जी हैं, उन्होंने बिहार में अपने आप को प्रूव किए हैं, सुनील बंसल हैं। ये तो बेसिकली स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी में जगह दिया गया है। इनको होना चाहिए था नेशनल वाइस प्रेसिडेंट टीम में, बट सुनील बंसल को भी इसमें जगह दिया गया है। बिप्लब कुमार देव, ये त्रिपुरा के रहने वाले हैं, पिछले सीएम थे। इन्होंने जमीन पर संघर्ष किया है और एक काफी अच्छा चॉइस है। हाँ, यहाँ ये है कि जमीन पर संघर्ष करने वालों में आरएसएस को जगह नहीं दी गई। ये शायद स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि आरएसएस के वर्कर्स तो खुद ही जमीन पर रहते हैं, और ये जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इनको कुछ और नहीं, आरएसएस के वर्कर्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो शायद ये चीजें समझ के इस तरह की व्यवस्थाएं की गई होंगी। नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है बीएल संतोष कुमार को रखा गया है। फिर ये स्ट्रॉन्ग आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और इनको रखा गया है यहाँ पर। शिव प्रकाश सौदन सिंह है, नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। पीयूष गोयल अभी तक बीजेपी के जो मतलब गवर्नमेंट में है वो उसमें शामिल हैं, आप देखे होंगे उनको अक्सर बातचीत करते हुए। तो पीयूष गोयल को अब यूनियन मिनिस्टर से हटाकर नेशनल ट्रेजरर शायद दे दिया जाएगा। अभी तक हटाने की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का अनरिटेन रूल है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट, तो शायद ये आने वाले बदलाव लाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बदलाव ये हुई है कि बीजेपी 12 साल बाद, अपने 15 में उनको बनाया गया था, 11 साल बाद अमित मालवीय को हटाकर दीपक मनहासे को बनाया है उन्होंने आईटी कोऑर्डिनेटर, अपने नेशनल आईटी कोऑर्डिनेटर्स बनाया है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर उसको कह सकते हैं। देखिए, अमित मालवीय को लेकर बहुत तरह की समस्याएं थी। पहली बात तो जो 2024 का चुनाव था उसमें कई यूट्यूबर्स ने मिलकर नैरेटिव चलाया और बीजेपी के पास इसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था। सोशल मीडिया पर बीजेपी काफी फ्लैट दिखी। इसका हार का एक कारण ये भी है, क्योंकि यूपी में हार का एक कारण ये बताया गया कि रिजर्वेशन को लेकर सोशल मीडिया में काफी बड़ी नैरेटिव चली और बीजेपी उसको कोई काट नहीं पाई, तो उनको लेकर पहले से भी समस्या थी। दूसरी बात यह थी कि अमित मालवीय जी सिस्टम को एड्रेस करने के बजाय लोगों से उलझते रहते थे। ये काफी समय से चल रहा था कि वो किसी से उलझ जाते थे और हर समय वो लोगों से, जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात उनके साथ ये थी कि वो केवल रोना रोते रहते थे, हमेशा ब्लेम गेम में लगे रहते थे। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए सोशल मीडिया पर, जितने नैरेटिव चला, और इंस्टाग्राम पर बीजेपी के स्ट्रेटजी को बहुत पहले नहीं पहुंचा पाए, आगे लॉन्ग टर्म में विजन नहीं था। इन सब को लेके बीजेपी के काफी वर्ग में उनके प्रति निराशा थी और शायद उनको हटा के दीपक मनहासे जी को बनाया गया है, तो ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। आप जानते हैं कि बीजेपी के अंदर ही हर समय गुटबाजी रही है, अटल अडवाणी जी के युग में भी रही है और आज भी अमित शाह और जोगी जी के बीच में चलता रहता है। तो आप जानते हैं कि यूपी में सेमीफाइनल है और ये नए चेहरों के साथ यूपी का जो है वो जिम्मेवारी से निपटना पड़ेगा। यहाँ पर जोगी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और अगर ये सेमीफाइनल सब दृष्टिकोण से सही रहा तो फिर 2029 को भी इसमें टारगेट किया गया है। तो ये इनका पूरी तरह से रणनीति रहा है बाय एंड लार्ज, इसको इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए। तो आगे देखते हैं ये टीम किस तरह से काम करती है और साथ ही साथ ये टीम किस तरह से अन्य विपक्षी दलों के साथ तालमेल बैठाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी काउंटर करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर पार्टी को तालमेल बैठाना भी एक महत्वपूर्ण है, और अगर नए चेहरे आए हैं तो शायद ये तालमेल हो। धन्यवाद।